देशवासियों को इसका विरोध करना चाहिए और इसीलिए मैं आज इस मंच पे उपस्थित हूं। अगर वक्फ बोर्ड पे कोई गैर मुस्लिम ये लोग शामिल करना चाहते हैं तो मेरा सवाल यह है कि हिंदू ट्रस्ट या हिंदू बोर्ड जो है क्या उसके ऊपर गैर हिंदू ये लोग शामिल करेंगे? इस देश की परंपरा नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्ला खान इस देश की मिट्टी के लिए फांसी पर चलते। हम सबको ये जानना चाहिए कि ये देश सभी का है और जिस तरह से देश में लिंचिंग के मामले हो रहे हैं, जिस तरह से जज फैसला सुनाते हैं तो कहते हैं कि ईश्वरीय आदेश लेकर मैंने फैसला। आप सब काबिल एहतराम हैं और जिस तरीके से गुफ्तगू को सुन रहे हैं, जरूरत यह है कि कुछ आप मैटर लिख के डालिए तो उधर से मैसेज आता है। इससे बेहतर आपको चाहिए तो अगर आप उसको कर दिए ओके तो और अच्छा लिख के आ जाता है। तो हम लोग जो यहाँ पे बातें कर रहे हैं इसको किसी से आपको डर खौफ नहीं होना चाहिए और इन बातों को पहुंचाइए। खुद मीडिया के जरिए से ये बात आज पब्लिक के सामने आनी चाहिए कि इस वक्त के खिलाफ जो कानून पास किया गया है कितनी मुश्किल आ रही है। पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है और हमारी पूरी दुनिया की आबादी इस बात को जानती है, खास करके यहाँ के हिंदुस्तान बिरादरान सब इस बात को जानते हैं कि कोई प्रॉपर्टी नाजायज तरीके से किसी धर्म और किसी मजहब में नहीं लाई जाती है। सबको जायज तरीके से पैसा खर्च करके किसी तरीके से इसको हासिल किया जाता है और किस तरीके से कानून बना। एक छोटे से तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि समाज में चल क्या रहा है। कोई भी सरकार, आप पत्रकार हो, हम लोग बचपन से अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, कोई सरकार बदलती है, नया मुख्यमंत्री आता है, कुछ भी आता है तो वो अपने नीचे तुरंत अपनी मनपसंद टीम को लगाता है। आईपीएस, आईएएस ऑफिसर्स, तहसीलदार, ये वो सब अदला बदली किए जाते हैं। तो शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और ये जितने भी हमारे स्तंभ हैं, इनको सबको हमारे को एक संविधान के साथ बांध के रखा गया था। संविधान की शर्त पर, संविधान की कसम पर सबको संविधान के मुताबिक चलना होता है। लेकिन जुडिशियरी अगर जुडिशियल से बाहर जाकर के किसी और तरीके से फैसले देने लगे तो ये भी बात संविधान के खिलाफ जाती है। आज इन शासन करने वालों ने हर उस संस्था में अपने अनुकूल वैसे उसका वातावरण तैयार कर दिया, अपने अनुकूल अधिकारियों को भर्ती कर दिया, लोगों को उनमें ले आए हैं और आपके जो अच्छे लायक बच्चे आईएएस, आईपीएस बन के जाना चाहते हैं आगे, उनके काट के लिए भी उन्होंने दो तरीके रखे हैं। एक तो इंटरव्यू में फेल कर देते हैं और दूसरा डायरेक्ट एंट्री लाए हैं, लेटरल एंट्री, थ्रू लेटरल एंट्री। तो इस तरह से जितने भी संवैधानिक जगह पर और न्यायिक जो संस्थान है या जिनसे आपको फैसला मिलना है, वो सब पे उन्होंने अपने पसंद के आदमी, क्योंकि कोर्ट में जज कोई भी फैसला देगा, जज को कोई पूछ नहीं सकता। संविधान ने आपको बचाना था, आपकी सुरक्षा के लिए संविधान थे। हमारा जो पर्सनल मुस्लिम ये अपना वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है और सिखों के बारे में भी जितने भी बिल आज लाए जा रहे हैं अमेंडमेंट्स के नाम पर, तो ये अमेंडमेंट्स आपके ऊपर पूरी तरह से कब्जा, आपको पूरी तरह से गुलाम बनाने के। तो हम तो आजादी पर इस देश में शामिल हुए हैं, गुलाम बनने के लिए थोड़ा शामिल हुए हैं। आजादी हासिल की है तो आजादी, लेकिन हमारी आजादी कुछ सिंडिकेट ने, कुछ शरारती तत्वों ने लगातार इसमें प्रबंधन करके और अपना लड़ा करके लोगों को आपस में उन्होंने
अपने आदमी बैठा दिए और उनके हिसाब से फैसले आने लगे हैं। आज अगर आप देखोगे तो सीधी सी बात है, नाम लेने में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री किसका है? आरएसएस। कोई कानून मंत्री किसका है? आरएसएस। गृह मंत्री किसका है? आरएसएस। किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है? आरएसएस। तो सरकार किसकी चल रही है भाई? हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार से हम चाहते हैं, इसका मतलब सरकार में हमारे प्रतिनिधि नहीं पहुंचे हैं या पहुंच रहे हैं तो उनका फिर मुंह बंद है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारे कितने लोग वहां पर हैं और अभी इन सब को पीछे हमारा प्रतिनिधित्व को दबाने के लिए सामने लाया गया है सिस्टम ईवीएम का। अगर आसानी से समझ नहीं आता, मैं छोटे से वाकया के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा कि ईवीएम कैसे काम कर रही है। एक गांव में आके कहीं से दो भाई बाहर से आके बस गए, आपस में दोनों झगड़ते हैं, गाली देते हैं, तो गांव में लोगों में इंटरेस्ट आता है, इधर कोई इधर एक दूसरे भाई के पास जाते हैं और दोनों एक दूसरे का खिलाफी करके एक दूसरे के बारे में बुरा बोल के लोगों को अपने बस में कर लेते हैं। तो ऐसा करते करते चुनाव आ जाता है पंचायत का। दोनों भाई पंचायत का पेपर भर देते हैं, पर्चा भर देते हैं लड़ने के लिए। सरपंच का चुनाव होता है, एक भाई जीत जाता है, फिर दोनों भाई लड़ते रहते हैं, 5 साल गुजर जाते, पंचायत का चुनाव फिर आ जाता है, फिर दूसरा भाई जीत जाता है। ऐसा करते करते 40-50 साल जब गुजर गए तो गाँव वालों को समझ में आने लगा कि हमारा गांव का रास्ता सड़क कच्ची है, गलियां नालियां कच्ची है, स्कूल की छत गिरी हुई, गांव में डिस्पेंसरी नहीं है। ये दोनों आए थे, भूखे नंगे थे, अभी इनके बहुत बड़ा इनका काम हो गया, इन्होंने बहुत कुछ कमा खा लिया है, तो इनको अभी कैसे ये इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा हमको सिस्टम से। तो उन्होंने क्या किया, जब ऐसी बातें होने लगी तो ये जो नीचे वाले जो भाई हैं, अब इसको आप तहसील लेवल पे, तालुका लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे ले लीजिए, तो ये है एक बीजेपी और एक कांग्रेस, दोनों भाई। अब नीचे वालों ने शिकायत की, दोनों भाइयों ने, भाई संख्या के बल पे हम आपसे जीत नहीं पाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, संख्या की वोट की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे से जो चुनाव है वो मशीन के द्वारा होगी। अब सीधी सी बात है, मशीन से चुनाव होते हैं और मशीन ने कभी सच बोला ही नहीं है। जितने वोट पोलिंग होते हैं उससे ज्यादा वोट उसमें निकलते हैं या कम निकलते हैं, ये आप सबको मालूम है पत्रकारों को। और सच की आवाज आपको उठाना है। तो ऑपोजिशन में बैठा जो इस समय हमारा जो ऑपोजिशन लीडर है, वो सिर्फ वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी या वोट में हेराफेरी, वोटर लिस्ट में हेराफेरी चिल्ला रहा है। लेकिन असली चोरी जो होती है, आपके हक जहां से मिलने से, जहां से आपको दबाव डाला जाना हुआ था, वो आपका वोट है और वोट आपका चोरी हो रहा है, तो न सिख की सुनी जाएगी, न ईसाई की सुनी जाएगी, न बहुजन की सुनी जाएगी, न किसी और की सुनी जाएगी। हम सब बहुजन हैं, मूल निवासी यहाँ के। हमारे हकों को मार करके, हमारे सबको मार करके, सियासत के नाम पे हमको आपस में लड़ा करके, और तुम सियासत को लड़ाते हो सियासत के नाम पे और धर्म के नाम पे लोगों में ध्रुवीकरण करते हो। मुस्लिम को दुख देके आप बाकी लोगों को कैसे सुख रख सकते हो? सिखों को दुख देके दूसरे को कैसे सुखी रख सकते हो? नफरत से कोई देश नहीं चलता, नफरत से बर्बादी ही बर्बादी है। समय कम है, मेरा कहना था कि हम लोगों के वोट जो हक और अधिकार मारे जा रहे हैं, हमारा बचाव करता था संविधान। तो इस संस्था में हम दोष सरकार को देते हैं कि मोदी कर रहा है, ये कर रहा है, उसके पीछे भी कोई लोग बैठे हैं। अचानक कहां से बगैर बहस के आके कानून में संसद में कानून कैसे पास हो जाते हैं बगैर किसी पूछताछ के, या दिखाने का नाटक किया जा रहा है कि यह बहस चल रही है। तो ये समझने की बात है, जिस संविधान ने हमको बचाना था, उस संविधान में संशोधन पे संशोधन करके हमको दबाव में लाया जा रहा है, हमारे ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। इस बात में कोई भी झूठ नहीं है। इसलिए हम सबको ये चाहिए
कि हम अपनी वोट भी बचाएं, वोट बचाएंगे तो अपना संविधान भी बचा लेंगे, और संविधान बचा लेगा तो हमको ये तकलीफें जो है आने वाली नहीं है। इतना कहते हुए मोहम्मद का जिस पर लड़के सड़कों पर उतरे और उनके खिलाफ FIR हुई, मौलाना तौकीर रज़ा एक बड़ी शख्सियत हैं, उनको गिरफ्तार किया गया तो हर तरफ से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। इससे पहले चाहे वक्फ का मामला हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, NRC का मामला हो, बहुत मामलों पर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां हुई हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना उनके मुकदमे लड़े जाते हैं। कुछ चंद मुकदमे जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से ऐलान कर दिया जाता है। तो क्या ऐसा नहीं देखने में आ रहा है कि हमारे जो कायद हैं, हमारे जो लीडर हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम, वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों, वो जोश में आकर तो बयान दे देते हैं, लेकिन फिर बाद में ये नहीं सोचते कि इसका कितना नुकसान होगा। जिस वक्त ये मुहिम चली नहीं, अब बताइए कि तकरीबन बरेली के अंदर 2000 से ज्यादा लोगों के ऊपर FIR भी है और बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, इसको किस तरीके से आप देखिए, हमने कल ही एक स्टेटमेंट दिया है और हमने ये बात कही है कि ये जो कार्रवाई हो रही है गलत हो रही है। ये जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सबको छोड़ा जाना चाहिए, और बुलडोजर कोई रास्ता नहीं है, गैर कानूनी तरीका है कि भाई अगर किसी ने विरोध किया है, किसी ने आवाज उठाई है तो आपके घर तोड़ देंगे। और ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है तौकीर रज़ा साहब के घर पे इस पर कि भाई उनके घर से हथियार निकले हैं और घर तोड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। और ये ऐसा लग रहा है कि हमारे देश के अंदर जो है तानाशाही चल रही है, जो मर्जी आ रही है वो किया जा रहा है, ये बिल्कुल